हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि बैड एंड डाउटफुल डेब्ट क्या होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका। इसमें से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्या होता है, कैसे उसका प्रोविजन किया जाता है, सारी ही चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में समझी थी। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लोजिंग स्टॉक, स्पेशली इसमें वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। किस तरह से जो अंतिम स्कंद होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, उसका वैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, कब करने की नीड होती है, कहाँ पर उसको दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, ट्रेडिंग में दिखाएंगे या फिर बैलेंस शीट में, किस तरह से जर्नल एंट्री की जाती है, कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे आपके, सारी ही चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एंड तक वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी स्टूडेंट नए हैं देख रहे हैं वीडियो को। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए। जब ज़्यादा शेयर आप लोग करते हैं, ज़्यादा लाइक आप लोग के आते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के लिए रोज़ नई वीडियो लेकर के आऊँ, नए से नए अच्छे कॉन्सेप्ट से आप लोग को पढ़ाऊँ। तो मोटिवेशन के लिए लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आप लोग बहुत कम लाइक करते हैं, और प्लीज़ शेयर किया करिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है। So refers to the unsold goods or inventory that remains with the business at the end of an accounting period, such as a financial year or month. तो ये क्या होता है? जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, अंतिम स्कंद होता है, नाम से क्लियर हो रहा है। लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पर जो स्टॉक आपके पास रह जाता है, वो स्टॉक क्या कहलाता है? क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, यानी कि बिना बिका हुआ माल। ऐसा ऐसे गुड्स या ऐसा स्टॉक आपके पास जो आपने जो अकाउंटिंग पीरियड था उसके एंड तक सेल नहीं किया था, तो वो हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक, जो किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के अंत में व्यवसाय के पास बच जाता है। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को स्पेसिफिकली अलग से क्यों कहा गया है, तो इसको इस तरह समझ लीजिएगा कि इसमें मेनली तीन तरह के रहते हैं स्टॉक की। अगर हम बात करें तो सिर्फ की कंपोनेंट होते हैं, मुख्य घटक होते हैं, वो तीन तरह के रहते हैं स्टॉक के। तो पहला स्टॉक हो जाता है आपका रॉ मटेरियल। सबसे पहले हम कच्चा माल को परचेज करते हैं। अनयूज मटेरियल शिफ्ट टू द प्रोड्यूस गुड्स। गुड्स को बनाने के लिए, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमें सामग्री की, मटेरियल की जरूरत पड़ती है, नीड होती है, वो कहलाता है हमारा रॉ मटेरियल। उसके बाद जब हम उस पर काम करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, अर्ध निर्मित सामान या माल कह सकते हैं, जब हम उस पर काम कर रहे होते हैं, प्रोसेस हो रही होती है, तो पार्शली फिनिश गुड्स दैट आर स्टिल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। आपने पढ़ा होगा, प्रोसेस अकाउंट में पढ़ा होगा, तो प्रोसेस अकाउंटिंग जो कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ी होगी आपने, तो उस प्रोसेस में क्या होता था, अलग अलग स्टेप होती थी, तो वर्क इन प्रोग्रेस में भी दिखाया जाता था। तो वही वही आपकी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो यहाँ पर ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया, मटेरियल की बात की जा रही। उसके बाद जब आपने उसको प्रोसेस कर लिया, तो आपके फिनिश गुड्स, यानी कि तैयार उत्पाद। अब जो सामान था, जो आपने कच्चे माल खरीदा था, रॉ मटेरियल लिया था, उसका प्रोसेस किया था, उसके बाद आपने फिनिश गुड्स तक पहुंचे थे। तो कंप्लीट प्रोडक्ट्स दैट आर रेडी फॉर सेल बट नॉट येट सोल्ड। यह क्या होगा, ये सेल होने के लिए रेडी है, लेकिन अभी सेल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये फिनिश गुड्स हो जाता है। और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, जो फिनिश गुड्स है, उसमें से जितना भी आपने सामान जो है, या जितना भी आपने गुड्स को सेल कर दिया है, सेल करने के बाद जो अकाउंटिंग पीरियड था उसके एंड में जो बचा है, सपोज कर लीजिए 60,000 यूनिट किसी चीज की आपने बनाए। अब इसमें से 50,000 आपने क्या किए, सेल कर लिए, यानी कि इसमें से अपने कितने सेल कर लिए, आपने 50,000 को सेल कर लिया। तो अब आपके पास कितना रिमेन बच रहा है, बच रहा है सिर्फ 10,000। तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो जब नेक्स्ट ईयर आप बनाएंगे अपने अकाउंट्स को, तो ये किस तरह से ट्रीट करेंगे, इसको आप ओपनिंग स्टॉक के तरह ट्रीट करते हैं, उसी तरह ये रेगुलर आपका प्रोसेस चलती रहती है। समझ में आ गया होगा आपको स्टॉक के बारे में अच्छे से। अब यहाँ पर किसकी विशेषताएं क्या होती हैं, कोर फीचर्स इसमें क्या होते हैं। पहला हो जाता है इसमें नेक्स्ट ईयर्स ओपनिंग स्टॉक। जैसे कि अभी मैंने बताया, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिकली बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये जो आपका अगले वर्ष का ओपनिंग स्टॉक जो होगा, वो क्या होता है, जो इस वर्ष आपका क्लोजिंग स्टॉक निकला है, वही अगले वर्ष के लिए, अगले जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। एसेट इन बैलेंस शीट। अब ये किस तरह ट्रीट करते हैं, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, ये क्या होगा, आप इसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं, एसेट साइड में। इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट एंड शोन अंडर द करेंट एसेट सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में संपत्ति में साइड में से दिखाएंगे। कहाँ पर दिखाते हैं, ये करेंट एसेट होती है। ये किस तरह की संपत्ति होती है, ये आपकी चालू संपत्ति होती है, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है। नेक्स्ट आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में किस तरह ट्रीट करते हैं, तो इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट टू द कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट एंड करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस तो बाद में नेक्स्ट से निकलेगा, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट में।
तो यहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए दिखाते हैं, किस साइड दिखाएंगे, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, जो आपने सेल करी है, सेल्स रिटर्न आई है, या फिर क्लोजिंग स्टॉक को। ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, तो उसमें क्या क्या चीज कहाँ कहाँ दिखाई जाती है आपको अच्छे से याद ही होगा। इसीलिए एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग को सारी चीजें पढ़ाई थी कि आगे जाकर के जब उसको हम उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल करके आते हैं उसको जब समझाएं आप लोग को, तो बेसिक चीजें आपको अच्छे से याद हो। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी क्या कोर फीचर है या किस तरह से हम ट्रीट करते हैं। ये पहले क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा। दूसरा क्या होगा, आप बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड दिखाएंगे, किस हेड में, करंट एसेट में। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में इसको कैसे दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में हम दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर, क्या निकालने के लिए, लॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट अब इसमें आ जाता है किस बेसिस पे इसका हम वैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन का नियम क्या है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, जो आपको प्रिंसिपल्स मैंने पढ़ाए थे, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे अकाउंटिंग के, उससे बनते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो क्लोजिंग स्टॉक में किस बेसिस पर या किस कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है उसका वैल्यूएशन, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर पूछता है एग्जाम में। तो अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस कंजर्वेटिव प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट, कैसे वैल्यू होता है, कॉस्ट प्राइस या फिर उसका जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू या फिर जिसको हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन हो जाती है आप लोग को। जो शुद्ध वसूली योग्य मूल्य होता है या फिर जो बाजार मूल्य होता है वो एक ही होता है, उसका मतलब एक ही होता है। तो चाहे नेट रियलाइजेबल वैल्यू लिखा हो चाहे मार्केट प्राइस लिखा हो, सेम ही है। तो दोनों में से जो कम होता है, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होता है उस पर उसके वैल्यूएशन किया जाता है। तो अकाउंटिंग के रूढ़िवादिता सिद्धांत के अनुसार क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन हमेशा इस नियम पर होता है कि लागत मूल्य या बाजार मूल्य में जो भी कम हो। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लागत मूल्य या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, इस आधार पर किस तरह के स्टॉक का वैल्यूएशन होता है, क्लोजिंग स्टॉक का होता है। किस सिद्धांत पर होता है, किस कॉन्सेप्ट पर होता है, प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिव प्रिंसिपल पे होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है। या ये भी पूछ सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन किस बेस पे होता है, तो वहां पर आपको ये पॉइंट दे रखा होगा, कॉस्ट प्राइस, नेट रियलाइजेबल वैल्यू या फिर मार्केट प्राइस। उसके बाद या फिर विच एवर इज लोअर दे देगा या फिर विच एवर इज हायर दे देगा। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुकी हूँ, तो उसमें से आपको आंसर अपना टिक करना होगा। तो ये 3-4 तरह के क्वेश्चन, इतने से पॉइंट्स आपके बनेंगे और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और आता है कि क्लोजिंग स्टॉक को तो हमने देख लिया कि इन दोनों में से जो भी कम होता है उस पर होता है। एक क्वेश्चन ये आता है जो ओपनिंग स्टॉक होता है यहाँ पर, उसका वैल्यूएशन किस मूल्य पर किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपका, या फिर सिर्फ जो है लिख दिया जाए कि रहती है। ये क्वेश्चन आपका जो है अभी कुछ टाइम पहले जो यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ है, यूपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर में कि किस वैल्यू पर होता है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका मूल्यांकन हम किस वैल्यू पर करते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को इसका आंसर बता दूंगी। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसी पर ही रिप्लाई रहेगा इसका आंसर का, तो आप लोग जरूर से इसका आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पर ये आपके डायरेक्ट फार्मूला पर भी आ सकता है क्वेश्चन कि दे रखो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको चीजें बता दी जाए, ओपनिंग बता दे, परचेजेस बता दे, क्लोजिंग स्टॉक बता दे, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी हो, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पता हो, क्लोजिंग स्टॉक ही निकालना या फिर ओपनिंग स्टॉक ही निकालना। तो एक फार्मूले से आप ये चारों चीजें निकाल सकते हैं, कोई 3 चीजें आपको गिवन रहेंगी। तो ये फार्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद अब आ जाता है कि जर्नल एंट्रीज इसकी हम किस तरह से करते हैं। उसके बाद आ जाता है इसकी जर्नल एंट्री हम किस तरह से करते हैं। तो इसको हम 2 टाइप में समझेंगे, 2 पार्ट में। पहला पार्ट आ जाता है हमारा कि व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज एडजस्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर, इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक एंट्रीज डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज रिकॉर्डेड। जब वर्ष के अंत में क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में दर्ज किया जाता है तो इसकी स्थितियां 2 तरह से होती हैं। यानी कि पहले से आपने क्या है अपनी बुक में अंतिम रहतियों को, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाया है, अलग से टिप्पणी या नोट के तौर पर दे रखा है, तब आप जो है उसको एडजस्ट किस तरह से करेंगे, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज किस तरह से आपकी होंगी। तो यहाँ पर कैसे एडजस्टमेंट एंट्रीज हमको करनी है। तो केस पहला बनता है इसमें कि व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, जब जो है जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है वो जो ट्रायल बैलेंस से तलपट होता है उसमें नहीं दिखाया गया, उसके बाहर है। तो जब उसके बाहर है ये केस 1 बनता है आपका। इस केस 1 में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री जो इसकी की जाती है तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट।
यहाँ पर उसको हम कैसे दिखाएंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर हम वहाँ पर उसको दिखाते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन में जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाया जाता है और जो बैलेंस शीट आप बनाएंगे वहां पर भी दिखाया जाएगा। अगर तलपट में ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया गया है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक को दोनों जगह दिखाया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम दिखाएंगे और जो हमारा वो बन रहा होगा बैलेंस शीट उसमें भी दिखाएंगे, क्योंकि आपको ये चीज पता है कि ट्रायल बैलेंस पहले बनता है, उसके बाद एडजस्टेड होता है, एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बाद एक न्यू ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, उसके बाद हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट है या फिर बैलेंस शीट है ये आपकी फाइनल अकाउंट्स में आती है। तो यहाँ पर ही एडजस्टमेंट कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारा केस बी आता है। केस बी में क्या करना है कि व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, जब आपके ट्रायल बैलेंस में दे रखा हो क्लोजिंग स्टॉक दिखाई, तो ट्रायल बैलेंस में दिखाने का मतलब ये है कि पहले उसकी एंट्री की जा चुकी है, लेजर में दिखाया जा चुका है, तो जब वहां पर लेजर में दिखाया है तभी, क्योंकि लेजर से ही हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो ऑलरेडी वहां पर हम लेजर में दिखा चुके हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो तो इसका मतलब होता है कि इसे खरीदारी यानी कि परचेजर से ही पहले ही घटाया जा चुका है। तो यहाँ पर नो एंट्री इज पास्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज डायरेक्टली शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया है क्लोजिंग स्टॉक को, तो वहाँ पर हमें ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाना है। हम कहाँ दिखाएंगे, वहाँ हम सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड ही दिखाएंगे। और अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं होगा, केस 1 जो था, तो वहां पर हमको क्या करना है, दोनों जगह दिखाना। और केस बी में अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो हमें सिर्फ एक ही जगह दिखाना है, बैलेंस शीट में। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनेगा। अब आ जाता है इसमें हम, अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ये समझा कि कैसे उसको हम ट्रीट करते हैं, कहाँ पर दिखाते हैं, कब जो है ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा, कब नहीं दिखाया जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट है, वहां पर हम देखेंगे कि इसको कैसे हम, जो आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं या जो उसमें न्यूमेरिकल आता है, तो किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपके एक फॉर्मूला पहले मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालने का बताया था, ये 2 फॉर्मूलाज और हैं। तो इसमें क्या है, उसी को थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उससे भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल आता है। क्योंकि कभी कभी इस तरह से दे रखा होगा तो आपको कंफ्यूजन होगी कि इसमें से क्या लेस करना है, क्या ऐड करना है। तो इस वजह से क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेज को ऐड कर देते हैं, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं और उसके बाद उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को घटा देते हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आती है। उसी फॉर्मूले से ही आपका क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला बना है। दूसरा आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, जब आपको और कुछ भी नहीं दे रखा होगा, सेल दे रखी होगी और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा होगा, तो नेट सेल में से हम ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। और नेट सेल का मीनिंग क्या है, नेट सेल का मतलब है जो सेल्स रिटर्न है उसको लेस कर दीजिएगा, तो नेट सेल आपकी निकल आती है। तो ये हो जाते हैं आपके फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं या न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो देखिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर है, इसमें आपको क्या निकालना है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्या क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया है, फ्राइट एंड कैरेज दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस जिसे कहेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है। आपको इससे क्या निकालना है, आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो सारी ही चीजें बताई हुई है, फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस ये जो COGS है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को शॉर्ट में हम लोग COGS लिखते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूले में रख दीजिए, ओपनिंग स्टॉक 20,000 का था, रख दिया, परचेजेस 1,50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर कितने 5,000 के, और माइनस क्या करना है यहाँ पर, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,30,000 की, सब इन सबको ऐड करेंगे तो 1,75,000 बन जाएगा, लेस कर दीजिएगा 1,30,000 तो आ जाएगा 45,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारी क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगी। तो एज इट इज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ पर फिगर्स कुछ ना कुछ चेंज कर देंगे, मॉडिफाई कर दी गई होंगी इमेजेस, बाकी आपका इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा और ये काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पर्पज से इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, यहाँ पर आप सेकंड प्रॉब्लम देख रहे हैं, इसमें भी आपको क्या निकालना है, यहाँ पर कैलकुलेट यूजिंग सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे आपको निकालना क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ही निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है, आपको यहाँ पर सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे। यहाँ पर तो ओपनिंग स्टॉक दे रखी है 40,000 की, परचेजेस दे रखा है 2 लाख का, सेल्स दे रखी है 3 लाख की, और ग्रॉस प्रॉफिट रेट दे रखा है 20% ऑन सेल। यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट का रेट बताया हुआ है, डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट से आपको पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा, उसके बाद आप
इसमें से लेस करके पहुंचेंगे। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है वो देखिए। यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो है, हम सबसे पहले निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट को। तो कैसे निकालेंगे, 3 लाख की सेल दे रखी थी, 20% था सेल पर, तो 3 लाख का 20% निकालिएगा, कितना आ जाएगा, 60,000 निकल के हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। स्टेप 2 में क्या करना है, हमको बेचे गए माल की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, अब आपको सेल तो गिवन थी, ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाल लिया, लेस कर दीजिए सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट, आपका 2,40,000 निकल आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। अब हमारे पास सारी चीजें आ गई जो भी हमें नीडेड थी, अब हम इससे डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वही फॉर्मूला आपका रहेगा। तो निकालने के लिए क्या करना है, 40,000 क्वेश्चन में गिवन था, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस 2 लाख का था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाल लिया है। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, 2,40,000, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी 2,40,000। तो मतलब कहने का ये हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं लेता है। क्या हुआ है कि जितना भी उसने बनाया था उसने सब कुछ सेल कर दिया, उसके पास अब कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बहुत आते हैं। आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि जीरो आंसर आपका कैसे आ रहा है, क्योंकि वहां पर ऑप्शन में या तो शून्य दे रखा होगा, जीरो दे रखा होगा, या फिर ये होगा कि नन ऑफ द अबव दे रखा होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप कंफ्यूज होकर आंसर ना बदल दीजिएगा अपना, जीरो भी आ सकता है कि यहाँ पर आपके पास कुछ भी स्टॉक नहीं बच रहा। तो क्लोजिंग स्टॉक इज नील और स्टॉक वॉज सोल्ड, सारा ही स्टॉक को सेल कर दिया गया, कुछ भी नहीं बच रहा। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं इसमें से। इसके अलावा अब उसमें नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि किस तरह से क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक मूल्यांकन के 3 तरीके। आपने क्या सोचा था कि एक छोटा सा टॉपिक है, उससे कितने क्वेश्चन कितने टाइप से बन सकते हैं और वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे तो क्लोजिंग स्टॉक आप लोग देखते होंगे और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये सोचेगा स्पेशली आपके सिलेबस में अलग से इस पॉइंट को क्यों हाईलाइट किया गया था। जैसे कि बैड एंड डाउटफुल डेब्ट है, एक छोटा सा पॉइंट था लेकिन उसको अलग से मेंशन किया गया है। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक को अलग से मेंशन किया गया है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने इनको गलत कैलकुलेट किया है तो उससे प्रॉफिट गलत निकलता है, और वो गलत निकला हुआ प्रॉफिट जो होता है वो आपके आंसर को भी, आंसर तो एक छोटी चीज है, अगर बिजनेस के नजरिए से हम देखें तो वहाँ पर प्रॉफिट अगर गलत हो जाएगा तो टैक्स भी गलत कैलकुलेट होगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपकी बैलेंस शीट पर, आपके फाइनल अकाउंट्स पर। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। टाइप देखते हैं कि मेथड्स क्या होते हैं। इसमें 3 तरीके होते हैं, आपने इसको पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें क्या होता है, द गुड्स परचेज्ड फर्स्ट आर अज्यूम्ड टू बी सोल्ड फर्स्ट, यानी कि जो पहले आएगा वो पहले ही क्या होगा, बेचा भी जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है कि जो सामान आपने पहले से कि आपने फर्स्ट 1 तारीख को कुछ खरीदा, 2 को खरीदा, 3 को खरीदा, 4 को और 5 को, तो जब आप सेल करने उससे जाएंगे तो सेल में क्या करेंगे, जो आपने 1 तारीख को लिया था, फर्स्ट डेट को लिया था, वही आप पहले सेल भी करेंगे, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला। ये नहीं कि आप पहले फिफ्थ वाला बेच देंगे, पहले आप फर्स्ट वाला बेचेंगे। यही क्या हो जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो जाता है। इसका एडवांटेज क्या होता है, फायदा क्या होता है, यहाँ पर महंगाई के समय ये तरीका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को मौजूदा बाजार मूल्य के करीब रखता है। यानी कि एडवांटेज क्या है, ड्यूरिंग टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, जब जो है मुद्रास्फीति की अवस्था होती है, इन्फ्लेशन की टाइमिंग होती है, तो वहां पर क्या होता है, दिस मेथड कीप्स द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक क्लोज टू द करंट मार्केट प्राइस। तो ये क्या करता है, ये मेथड क्या करेगा, जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक अब बच रहा है, जैसे कि 5 नंबर का आपके पास बच रहा है और मार्केट में अभी जो रेट है, क्योंकि आपने ये अभी परचेस किया था, तो बिल्कुल उसी रेट पर ही आप मार्केट में रहे, तो आपको जो अकाउंट्स में अपने दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक, वो वही रेट का रहेगा जो मार्केट में चल रहा होता है। तो इसलिए क्या होता है, ये करंट मार्केट प्राइस को दिखाता है। ये क्वेश्चन भी इस तरह से आपका बनता है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें लीफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है, द गुड्स परचेज लास्ट द न्यूएस्ट स्टॉक आर अज्यूम्ड टू बी सोल्ड फर्स्ट। यहाँ पे क्या है, जो माल सबसे बाद में खरीदा गया था उसे पहले बेचा जाता है, ये रूल है। यानी कि आप अभी वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये अलग अलग डेट्स को आपने परचेज किया है, तो जो आपने सेल कब करेंगे, जो 5 को, जो आपने 5 तारीख को परचेज किया था उसको आप पहले सेल करेंगे, फिर 4 का, फिर 3 का, इस तरह से सेल आप कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द क्लोजिंग स्टॉक कंसिस्ट ऑफ द ओल्डर गुड्स दैट वर परचेज एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक में वह पुराना माल बचता है जो साल की शुरुआत में खरीदा गया था, यानी कि जो उसमें आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा क्लोजिंग स्टॉक में, तो 5 तारीख के निकाला, 4 का निकाला, 3 का निकाला, अब 2 और 1 के में जो आपने परचेज किया था वो वाला गुड्स जो होते हैं आपके पास क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर रह जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दिस मेथड इज नॉट परमिटेड अंडर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS जो है इसमें इस मेथड को, और जो
इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें इस मेथड को नहीं एक्सेप्ट किया जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या नहीं दिखाता है, ये आपके करंट मार्केट प्राइस को शो नहीं करता। और करंट मार्केट प्राइस में हो सकता है जो आपने पहले परचेज किया तो उससे काफ़ी चेंजेस आ जाएँ, जिस वजह से क्या होता है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो सही तरह से नहीं दिखाएँगे आपके अकाउंट, इसलिए इस मेथड को नहीं अच्छा माना जाता है। और ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आईएफआरएस या फिर एएस जो स्टैंडर्ड 2 है, किसमें दिखाया गया है स्टॉक का वैल्यूएशन? एएस 2 में दिखाया गया है। और इन दोनों के अकॉर्डिंग कौन-सा मेथड अच्छा माना जाता है? तो फीफो माना जाता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इस मेथड को माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो एक ही वीडियो में आप देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, सारे को पॉइंट्स वाइज़ नोट करते रहा करिए। जो कुछ भी मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट बताती हूँ, उसको पॉइंट बना करके नोट करते रहा करिए। जिससे कि जब रिवीजन करिएगा तो ये सारे पॉइंट्स आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। आपके समझ में आ गया होगा कि क्या होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद एक और मेथड बच जाता है, ये हो जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। इसमें क्या है कि रूल क्या कहता है इसका कि इन दिस मेथड अ वेटेड एवरेज रेट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल गुड्स बाय द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल यूनिट्स। इसको निकालने के लिए क्या होता है, जो कुल लागत को कुल उपलब्ध यूनिट जितने भी होते हैं उससे डिवाइड कर दिया जाता है, तो आपका एक एवरेज निकल आता है। उस एवरेज के बेसिस पर ही ये काम करता है। मेन जो आपके हैं वो लीफो और फीफो हैं, क्वेश्चन आपके वहां से ही ज्यादा बनते हैं। उसके बाद इम्पैक्ट है कि द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूज बेस्ड ऑन द एवरेज रेट। ये औसत निकाल रहे हैं तो औसत की बेस पर ही वैल्यू पे किया जाता है इसको। उसके बाद दिस मेथड बैलेंस आउट द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट। ये मेथड कब जो है ज़्यादा संतुलित कर देता है, जब मार्केट में क्या रहेगा कि बहुत उतार चढ़ाव फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि बहुत चांसेस हो जाते हैं आपके कि जो रेट दिखा रहा हो मार्केट का रेट हो और जो आपने अकाउंट्स में अपने क्लोजिंग स्टॉक जिस रेट पे दिखाया है उसमें डिफरेंस हो जाए, तो वहाँ पर ये वाला मेथड सबसे अच्छा माना जाएगा। तो ये थे तरीके, वो तरीके जिनसे कि आप जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। और कौन सा ज़्यादा मान्य होता है, तो फीफो वाला होता है अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो। और बाकी अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप लिफो यूज़ कर रहे हैं, फीफो या फिर जो आपका ये वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड है। तो जितने भी थ्योरी सेटेड इसमें था पॉइंट या न्यूमेरिकल जो बन सकते थे वो मैंने आप लोग को समझा दी। अब कुछ इसमें एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस टॉपिक पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका मूल्यांकन आमतौर पर किस तरह से किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पर, मार्केट पर, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज हायर या फिर विचएवर इज लोअर। तो अभी मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया कैसे निकाला जाता है कि जो कॉस्ट प्राइस है लागत मूल्य है या बाजार मूल्य है उसमें से जो भी कम होता है उस पर निकालते हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द करेंट ईयर बिकम्स डैश ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। चालू वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक अगले वित्तीय वर्ष का क्या बन जाता है? क्लोजिंग, ओपनिंग, परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स। अभी बताया मैंने कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, करेंट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल पीरियड का क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। का एक आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इन द बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक इज शोन अंडर विच कैटेगरी। बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक को किस श्रेणी के अंतर्गत दिखाते हैं, क्या मानते हैं? फिर या फिर इंटेंजिबल एसेट, करेंट एसेट या फिर करेंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी तो है ही नहीं, फिक्स भी नहीं है और ना ही अमूर्त है क्योंकि आप देख सकते हैं उसे। तो फिजिकली अपेयर होता है स्टॉक जो होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये करेंट एसेट में दिखाया जाता है, चालू संपत्ति। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी। विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर। कौन सी लेखांकन अवधारणा बताती है कि क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य जो भी कम हो पर किया जाना चाहिए? गोइंग कंसर्न है यानी कि चालू व्यवसाय की अवधारणा, रूढ़िवादिता वेगशीलता की यानी कंजर्वेटिव या प्रूडेंस की, स्थिरता, कंसिस्टेंसी, मिलान की या फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर कौन सी अवधारणा है? तो यहाँ पर जो अवधारणा है आपकी कौन सी हो जाएगी? रूढ़िवादिता वेगशीलता की अवधारणा। कंजर्वेटिव एंड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि जो मार्केट प्राइस है या फिर जो कॉस्ट प्राइस होता है उसमें जो भी कम होता है उस पर ही आप वैल्यूएशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ट्रेडिंग अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड ऑन द। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड में, क्रेडिट में, दोनों साइड में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में दर्ज ही नहीं करते, नॉट रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर आपसे डायरेक्टली कह रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम कहाँ पर दिखाते हैं, कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको पता है कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। वर्ष के अंत में क्लोजिंग स्टॉक को दर्ज करने के लिए सही जर्नल एंट्री क्या होती है?
ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक, या फिर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैलेंस शीट। तो ये तो गलत ही हो जाएगा, ये वाली कोई एंट्री होती ही नहीं। क्या एंट्री होगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अभी मैंने आप लोग को एंट्री बताई थी, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, अंडर विच इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड इज द ओल्डेस्ट स्टॉक अज्यूम टू बी सोल्ड फर्स्ट। किस इन्वेंट्री मूल्यांकन पद्धति के तहत यह माना जाता है कि सबसे पुराना स्टॉक पहले बेचा जाएगा? लिफो, फीफो, वेटेड एवरेज, या फिर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। तो अभी मैंने ये सारे मेथड आपको पढ़ाए ही हैं। इसमें जो कह रहा है कि किस इन्वेंट्री मूल्यांकन पद्धति के तहत ये हमारा सबसे पुराना स्टॉक पहले बेचा जाता है, यानी कि जो ओल्ड होगा वो पहले जाएगा। यानी कि अगर हम देखें फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ और फिफ्थ को हमने कुछ परचेज किया था, तो सबसे पहले हम कौन सा निकालेंगे? फर्स्ट वाला निकालेंगे। ओल्डेस्ट की बात हो रही है ना, तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड हो जाएगा। जो पहले आ रहा है उससे पहले ही हम निकाल रहे हैं, पहले ही हम सेव कर रहे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, which of the following valuation method is not permitted by Indian Accounting Standard AS2। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति भारतीय लेखा मानक AS2 द्वारा मान्य नहीं है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अगर नई वीडियोस देखी हैं तो जो पुरानी क्लासेस की वीडियोस हैं, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सारी ही वीडियोस को देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही बेसिक से मैंने आप लोग को ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। तो यहाँ पर कौन सा मान्य नहीं होता? तो अभी मैंने आपको बताया था, लीफो वाले को मान्य नहीं माना गया है, यानी कि लास्ट एंड फर्स्ट आउट को सही नहीं माना जाता। बाकी ये वाला भी सही माना जाता और फीफो सबसे बेस्ट माना जाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या क्या दे रखा है? इफ ओपनिंग स्टॉक इज 10,000, परचेजेस आर 50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 45,000 की है। व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक? आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। फॉर्मूला मैंने आप लोग को बता दिया, सारी चीजें ऑलरेडी गिवन है, बस आपको फॉर्मूले में रख करके निकाल लेना है। तो जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या करेक्ट आंसर होगा। और बहुत कम स्टूडेंट हैं जो आंसर करते हैं, आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा आंसर किया करिए, इससे मुझे आइडिया लगता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर जरूर से दीजिएगा। जो अभी मैंने आप लोग को क्वेश्चंस कराए थे सेम वैसा ही है, कुछ भी इसमें अलग से आपको निकालना भी नहीं है, डायरेक्ट आपको बस रख देना है फॉर्मूले में और निकल आएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल रिजल्ट इन। क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य आवश्यकता से अधिक आंकने का क्या परिणाम होगा? ग्रॉस प्रॉफिट में कमी होगी, ग्रॉस प्रॉफिट में वृद्धि होगी, ग्रॉस प्रॉफिट को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में कमी होगी। यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, उसको हम जितनी वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू पे दिखा रहे हैं, तो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट में कमी आएगी, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर रहे हैं, ओवर वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूएशन होता है तो वहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा, और अगर ओवर वैल्यूएशन होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। तो आज के वीडियो में हमने ये टॉपिक पढ़ा कि किस तरह से वैल्यूएशन किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक का। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा, जितने भी पॉसिबल इसमें क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे ही मैंने आप लोग को करा भी दिए यहाँ पर, और जितने भी इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरी थी वो भी आपने पढ़ी। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक का। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक जो इससे रिलेटेड है उसको पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इम्पोर्टेंट जो आपकी बुक्स हैं उसको मैंने टैग किया हुआ है, अगर अभी तक आपने परचेज नहीं की है तो जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए, प्रैक्टिस के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।